ये कर लिया था। इसमें बीन्स क्या होते थे बताया था, क्योंकि इसमें अगर क्वेश्चन बनेगा तो सिर्फ बीन्स का बनेगा। और व्हाट इज द यूज केस ऑफ हिस्टोग्राम, दो क्वेश्चन बनेंगे। नहीं, वो इसी तरीके से जैसे आप इसको रन करोगे तो इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा हो गया ना, मतलब सारे रन हो गए। तो ये हमने बनाया था हिस्टोग्राम, किसमें? पीएलटी। पीएलटी किसका था? मैटप्लोट्लिब का। और यही काम आप किसके साथ कर सकते हो? सिबोन के साथ कर सकते हो। तो क्या करते हैं, एस एन एस डॉट हिस्टप्लोट, ये आ गया आपके पास हिस्टप्लोट। अब इसमें क्या करते हो, आप डेटा पास करते हो। तो हमारा डेटा का नाम क्या था इसमें? डेटा ही रखा था ना, तो इसमें क्या करेंगे, डेटा ही रख देंगे। एक्सिस वाई काउंट, वाई में हमेशा क्या था, काउंट। तो आप देखोगे इसमें क्या है कि थोड़ा सा आपका विजुअलाइजेशन अच्छे से होता है। ये हमारा किसका था? मैटप्लोट्लिब का। और ये जो हमारा है वो क्या है, सिबोन का। तो विजुअलाइजेशन थोड़ा सा इसका अच्छा लगता है। देन इसमें आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल डिजाइनिंग से ऐड कर सकते हो। प्लस इसमें आप क्या कर सकते हो, अपना कलर भी ऐड कर सकते हो, कलर सेचुएशन भी ऐड कर सकते हो। देन आपके पास इसमें एक रहता है केडी का। केडी के बताया था एक बार, केरनाल डेस्टिमेटर, केरनाल डेंसिटी एस्टिमेटर होता है हमारा। वो क्या करता है कि जितने भी यहाँ पे कर्व्स है ना, जो भी हमारे पास यहाँ पे डेटा है, उसके इस डेटा पॉइंट का मिडिल पॉइंट और इसका मिडिल पॉइंट को क्या करता है, मैच करता है। तो इस तरीके से क्या होता है, एक कर्व लाइन बनती है, स्मूथ लाइन। इसी तरीके से इनका इनका इस तरीके से बनता जाएगा। तो ये क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से कर्व बनाएगा। तो ये स्मूथ बनेगा। तो इससे क्या होता है, हमें आइडिया लग जाता है कि ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है इजिली। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि हमने क्या बनाया, रैंडम एन से बनाया ना। और रैंडम एन कौन सा डेटा जनरेट करता है, जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर लाइन दिखाना है साथ में, तो के डी इक्वल टू ट्रू, कि जो केडी का फंक्शन है या फिर एल्गोरिदम है वो लग जाए ट्रू। तो आप देखोगे फुल लाइन आ गई होगी। देन टाइटल, तो जितने भी मैटप्लॉटलिब का यूज है, आप डायरेक्टली सीबोन के अंदर भी क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। तो टाइटल हो गया हमारा हिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लोर टू सो डिस्ट्रीब्यूशन। डेटा तो वो रैंडम है। हाँ, तो अब देखोगे इसका टाइटल आ गया एक्सप्लोर टू सो द डिस्ट्रीब्यूशन। इधर काउंट है और इधर हम लोग क्या होते हैं, रैंडम डेटा बोल सकते हैं, एक्स लेबल, पीएलटी डॉट एक्स लेबल। हाँ, कुछ भी दे सकते हैं, रैंडम नॉर्मल स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं, उसमें आते हैं, बट उसमें क्या है कि आपको इजीली विजुअलाइज होगा, आपको उसमें ज्यादा नहीं यूज करना। तो इसमें क्या करते हैं, विजुअलाइजेशन में हम लोग मैटप्लोट्लिब का यूज कर रहे हैं, और डिजाइनिंग वाले पार्ट में क्या कर रहे हैं, सीबोन का यूज कर रहे हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन से यूज हो जा रहा है हमारा। कौन सा? ये रैंडम डेटा हमने उठाया ना। नहीं, ये हमने यहाँ पे इसके लिए बनाया था ना ये।
ये वाला भी ना, तो उसका अपलोड या फिर बस डेटा लिंक हो गया। डेटा। हो गया। ये हिस्टोग्राम ही चल रहा था। देन फिर हम लोग पाई प्लॉट देखते हैं। ये सीबोन वाला क्या था? अब सिर्फ अलग अलग प्लॉट देख रहे हैं और कुछ नहीं। हिस्टोग्राम क्या था? डेटा के इक्वल टू ट्रू। इसमें कलर डिफाइन करना चाहते हो कलर कर सकते हो। हम्म, क्योंकि डेटा रेंडमली जनरेट है ना, इसलिए। आपने कितने नंबर ऑफ डेटा जनरेट किया, 1000 या 100? रैंडम किया, रैंडम एंड किया है? क्योंकि एंड क्या कहता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा जनरेट कर। और आपने क्या किया, सिर्फ डेटा जनरेट किया जो रैंडमली है। पाई चार्ट के लिए हमें क्या क्या डेटा चाहिए बता सकते हो? पाई चार्ट में जरूरी नहीं कि परसेंटेज में ही हो, हम लोग बाद में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला क्या होना, कैटेगरिकल डेटा होना चाहिए और दूसरा कंटिन्यूअस, ताकि हमको उस प्रपोर्शन में दिखा सके। उसके लिए दो डेटा हम लोग जनरेट कर लेते हैं पहले। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया है, सी लैंग्वेज में कितने स्टूडेंट है, 20 है। पाइथन कितने, 100 है। और जावा में कितने, 40 है। ये दो हमारे एक कैटेगरिकल डेटा हो गया और एक हमारा क्या हो गया, न्यूमेरिकल। अब इसको कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, पीएलटी डॉट, आप क्या करोगे, फाइल। हम लोग क्या करते हैं इसी में, पीएलटी डॉट फाइल, और इसमें हमारा वैल्यू, पाई चार्ट। इसमें पहला जाएगा हमारे पास एक्सिस एक्स की वैल्यू जो हम लोग ले रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू हमारा क्या होगा, स्टूडेंट्स होगा। और जो हमारा लेबल होगा वो कौन सा होगा, जो हमने लैंग्वेज में लिखा है। एक्सेंस में वैल्यू दिखाना चाहते हो यानी पॉइंट में, तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो। तो यह आया कि सी में कितना है, पाइथन में कितना, जावा। अगर आप ये नहीं लगाते तो नॉर्मली वो नंबर दिखाएगा। अगर ये आप यूज करते हो तो क्या दिखा रहा है, सिर्फ नॉर्मली वैल्यूज और कुछ नंबर्स नहीं दिया, परसेंटेज। और इसमें क्या कर सकते हैं, परसेंटेज नहीं दिखा हुआ तो ये दिखेगा आपके पास। स्ट्रिंग हटा दिए, एक स्टार्ट में और एक एंड पे। लेंथ क्या होता है? हम्म, कहाँ पे? ये लैंग्वेज है, लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे भी क्या है कि जो हमारा लेवल्स होगा वो लैंग्वेजेस होगा, नॉर्मल वैल्यूज। किसको? इसमें डोनट का ऑप्शन नहीं है। डोनट फिर आपके लिए क्या करना होगा कि दो पाई चार्ट को कंबाइन करना होगा। क्या दिखा रहा है, अनएक्सपेक्टेड एरर डिटेक्टेड फाइल, पीएलटी डॉट शो। अगर डोनट बनाना हो तो क्या कर सकते हो, एक और पाई चार्ट ले लोगे और उसमें क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा पूरा। और उनका साइज हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा, परसेंटेज पर नॉर्मल न्यूमेरिकल वैल्यूज में करना चाहते हैं वो देख। आप भी कर लो, आपने किया है। कोई नहीं, प्रैक्टिस ही कर ले।
डेटा लेबल कलर। हो गया। फैक्टर करता है मतलब। कौन सा? वो बेसिकली वैल्यू है ना, उसको वो शो करवाता है कि जिसमें भी आपको शो कर, जरूरी है कि परसेंटेज में शो करवा रहे हो तो परसेंटेज में करेगा, या तो फिर नॉर्मल जो एक्चुअल वैल्यूज है वो शो करवा तो सकते हो। हम्म। क्या आ रहा है? पीएलटी आपने इंपोर्ट किया है? क्या एरर लिख रहा है लास्ट लाइन में? हाँ, तो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज पीएलटी। मैटप्लॉटलिब, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज पीएलटी। इंपोर्ट करने के लिए पीएलटी, ये इंपोर्ट करने के लिए हम लोग लिखते हैं। ये हमने परसेंटेज पे दिखाया है, तो इसलिए परसेंटेज पे दिख रहा है कि जो भी हमारे पास स्टूडेंट का हुआ है, जो भी हमारे पास एक्चुअल डेटा होगा, उसको क्या करो, परसेंटेज में कन्वर्ट करके दिखा दो। अगर आप एक्चुअल वैल्यूज दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। एक्चुअल वैल्यूज आप इस तरीके से दिखा सकते हो, इसको हटा दें। ये हमारा स्ट्रिंग है, लेकिन स्टूडेंट ये हमारा है, ये हमने रन किया 2010। लेकिन इसको क्या करना होगा, जो आपके पास स्टूडेंट का है, मान लो कि हमारे पास जो भी डेटा था, उसको क्या करना होगा, आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। कि एक्चुअल वैल्यू जो रहते हैं उसको स्ट्रिंग में दिखाना रहेगा। एस टी टी 20, 40, लेबल ऑटो पार्ट्स, स्ट्रिंग फॉर्मेट। अभी पहले ये नंबर लो, उसके बाद देखते हैं नीचे स्ट्रिंग फॉर्मेट में चेंज कर। इंपोर्ट हो गया, तो ये ग्रीन टिक हो गया, ये इंपोर्ट हो गया सक्सेसफुली रन करने के बाद। ग्रीन टिक का मतलब होता है कि वो रन हो गया, उसमें कोई एरर नहीं है। हम्म, ये वो अभी नहीं किया, वो काम नहीं कर रहा था ना, वो चेक कर रहे थे। बेसिकली जो ऑटो पीसीटी होता है ना, परसेंटेज, ये ऑटोमेटिकली परसेंटेज में चेंज कर देता है जो आपके पास स्टूडेंट का लेवल होता है। अगर आपको एक्चुअल वैल्यूज दिखाना रहेगा तो पहले उसको स्ट्रिंग में चेंज कर लो। स्ट्रिंग में चेंज कर लो, कोई फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। ऑटो पार्ट पीसीटी। रैंड और रैंड में क्या फर्क है? रैंड, रैंड में नॉर्मली रैंडम वैल्यू जनरेट करके देगा। रैंड एन जो भी डेटा होगा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब वो बेल कर्व का ही शेप बनाएगा।
पाई चार्ट में एक एक्सप्लोड का ऑप्शंस होता है, जो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। रोटेट कर सकते हो, देखो आपका जो भी ग्राफ पाई चार्ट में बनेगा कुछ इस तरीके से क्या कर सकते हो कि जो भी आपके पास स्लाइसिंग है उसके बीच का गैप कितना रखना चाहते हो, वो हमारा क्या होता है, एक्सप्लोड होता है। तो हमें वो डिफाइन करना रहता है परसेंटेज में, ये ना कि आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लोड को डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे कितने एक्सप्लोड डिफाइन कर सकते हो, जितना आपके पास स्लाइस बनेगा। कितना स्लाइस बन रहा है इसमें, 4 है, तो आपको 4 बनाना पड़ेगा कि जो हमारा पहला पार्ट होगा वो 0 पॉइंट मतलब 20% होगा, बाकी 0 0 रखा था। इस तरीके से हम लोग अपना खुद का भी डिफाइन कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे ई एक्स पी इक्वल टू, अगर हमारे पास इसमें कितने थे, 3 थे ना, तो इसमें हम 3 कर सकते हैं कि जो पहला पार्ट होगा वो पॉइंट और 0। गुड मॉर्निंग। और क्या कर सकते हैं आप, कॉमा एक्सप्लोर इक्वल टू ई एक्स पी, जो आपका वैल्यूज दिखेगा आपको, जो हमने सी की वैल्यूज जो स्टार्टिंग की थी, स्टार्टिंग हमारा यहाँ से होगा। इसको रोटेट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, स्टार्ट एंगल का यूज करेंगे, और जो हमारा एंगल कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए रोटेट कर सकते हैं। देन इसमें आप कलर भी ऐड कर सकते हो। तो 3 हमारे पास चीजें हैं, तो इसका क्या करोगे, 3 कलर से ऐड कर सकते हो। तो कलर ऐड करने के लिए कलर का एक लिस्ट बना लो। तो मान लो हमने ग्रीन बना लिया, एक रेड बना लिया, और एक हम बना लेते हैं ब्लू। एंड देन यहाँ पे क्या करोगे, कलर इक्वल टू कलर लिख दोगे जो आपने बनाया है। तो आपका ये कलर चेंज हो गया। इस तरीके से आप मल्टीपल ऑप्शंस यूज कर सकते हो। नहीं हो रहा, क्या दिक्कत आ रही है, क्या बोल रहा है, कलर नहीं चेंज हुआ है, कलर्स होगा लिखा हुआ, है ना? क्या आप कलर्स लिखते हो तब आता है। मतलब सर हम पता नहीं चल रहा है क्या चीज, पी वाले से वो स्टार्टिंग पॉइंट, मान कि जो हमारा डेटा स्टार्ट है, अब देखोगे पहला सी है ना, सी है, फिर पाइथन है, देन जावा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा सी हुआ ना, इसलिए वो पहला है। तो जो पहला हमने दिया है वो दिया है ना .12। अगर बात कर दोगे कि लास्ट वाले पॉइंट करना था, भी क्या करोगे, लास्ट वाले में कुछ फ्रैक्शंस रखोगे। देन इसके बाद हम लोग कुछ डेटा इंपोर्ट कर लेते हैं। इसके बाद कुछ डेटा इंपोर्ट करके कि बेसिक प्रैक्टिस के लिए हमारे पास कुछ और कौन कौन सा चार्ट देखने को लिख देते हैं। एक आप देखोगे पाई हो गया, एक बॉक्स प्लॉट देखेंगे, एक आपके पास वायलेंट प्लॉट, देन एक हीट मैप। ये 3 और बॉक्स, जल्दी से देख लो। हो गया, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या कर रहे हो, बन गया तुम लोग का ये, बन गया पाइप प्लॉट, कौन सा, क्या चीज, एक्सप्लॉइट, ये हमारा जो प्रोपोर्शन होगा डिस्टेंस, यहीं से है। वो मैंने एक लिस्ट बनाया है। जैसे कोई प्लॉटिंग जो
मैंने बताया अभी बॉक्स प्लॉट, वायलन प्लॉट और हीट मैप 3 करवाएंगे, और उसके बाद जो भी बच गया होगा तो हम लोग जब इसका ईडीए करेंगे ना मशीन लर्निंग में, तो वहां पे भी देखेंगे पूरा डिटेल से। और बॉक्स प्लॉट, बाकी का हो गया, तो नीचे बॉक्स प्लॉट का मैं बता देता हूँ तब तक रैंडमली डेटा। और ये बॉक्स प्लॉट है, बॉक्स प्लॉट के लिए बॉक्स प्लॉट, ये 3 चीजें हैं। आप लोग तब तक नीचे वाला तो, और आप लोग जल्दी से कर लो। ये बॉक्स प्लॉट का काम क्या बता सकते हो? बॉक्स प्लॉट का यूज केस, वो तो पता है। परसेंटाइल होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज पढ़ा था ना, उसमें क्या होता है बताओ? क्वार्टाइल क्या होता है? कि हम लोग अपने डेटा को क्या कर रहे थे, 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे इस तरीके से, इस तरीके से कर रहे थे, याद है? ये हमारा क्या था, आई क्यू आर का। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली आउटलायर्स डिफाइन करके देख सकते हो। आउटलायर बेसिकली क्या होता था, जो आई क्यू आर से बाहर था। कि मान लो हमारे पास एक बॉक्स प्लॉट बना, इसमें क्या रहेगा हमारे पास, ये हमारा हमेशा क्या होता था, मीडियन होता था। अब मीडियन के बाद ये हमारा क्या होता था, एक्स्ट्रा रेंज होता था। अब इसके बाद, हाँ, देन इसके बाद का जो भी पॉइंट्स होंगे वो बेसिकली क्या कहलाते थे, आउटलायर कहलाते थे। तो आप इसको क्या कर सकते थे, तो बॉक्स प्लॉट में चेक कर सकते थे। और इसी का अल्टरनेट होता है वायलेंट प्लॉट, उसमें भी सेम तरीके से दिखाएगा। बट उसमें क्या होगा कि विजुअल्स थोड़ा सा अच्छा होगा, उसमें क्या दिखेगा कि आपका जहाँ कहाँ पे कितना डेटा है वो भी साथ में दिख जाएगा। हाँ, 19 20, आपने 19 ही बताया था, 20 का नहीं बताया था। 20 बताते तब पता चलता ना कि 19 और 20 था। हाँ, क्योंकि हाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग रेंडमली डेटा जनरेट करते थे तो क्या बता रहा। हाँ, वो रन करोगे तो आ जाएगा। रन करो, सेव काउंटर, क्या होता है, इंपोर्ट करना, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। हाँ, वो इंपोर्ट नहीं है इसलिए वो बता रहा है ऐसा, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। 1000 नंबर्स आ गए, आप उसको डेटा को प्रिंट करके देख लो किसी दूसरे सेल पे। जो 1000 नंबर्स आए थे ना, वो कौन सा नंबर कितने टाइम रिपीट हो रहा है, ये काउंट ये हमारे पास ये जीरो हमारे टू बता रहा है कि कितने टाइम कौन सा वैल्यू रिपीट हुआ है। ऑटोपिसिटी वैल्यू दिखाता है परसेंटेज पे, या नॉर्मल अगर वैल्यू दिखाना चाहोगे तो स्ट्रिंग में चेंज करके दिखा सकते हैं। जैसे इसका ग्राफ दिखा, इसका नीचे ग्राफिक बना देते हैं। ये दिख रहा है 62%, 12% और 25%। तो बेसिकली ये बताता है ऑटो पीसीटी। ये हमने फ्लोटिंग पॉइंट में दिखाना है, तो क्या बोला कि एक पॉइंट हमारा वैल्यू होना चाहिए, वैल्यू के बाद हमारा डेसिमल कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, और वो फ्लोटिंग पॉइंट होगा। और इसको लिखने का फॉर्मेट होता है परसेंटेज का। और इसको लास्ट में अगर एक्स्ट्रा परसेंटेज देना है, जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा परसेंटेज दिख रहा है ना लास्ट में, तो वो एक्स्ट्रा परसेंटेज एक है, ये एक्स्ट्रा ये है ना परसेंटेज, यहाँ पे सब में परसेंटेज का एक लगाया। नहीं, ये पहले वाला है, पहले वाला परसेंटेज के लिए है, और जो स्टार्टिंग और एंडिंग है वो फॉर्मेट है, क्या स्टार्ट और एंड फॉर्मेट इस तरीके से हो रहा है। बाकी वन क्या बता रहा है कि डेसिमल से पॉइंट पहले का वैल्यू, और डेसिमल के बाद 1 पॉइंट होगा, और वो फ्रैक्शंस में है, फ्लोटिंग में है। नहीं, यहाँ पे आप जीरो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम वैल्यू आया कि पॉइंट से जो वैल्यू है वो कितना होना चाहिए, वो बेसिकली रैंडम है।
पॉइंट से वैल्यू क्या होगा, और पॉइंट के बाद कितने डेसिमल होने चाहिए, तो 1 दिया तो 1 आएगा, 2 दोगे तो 2 डेसिमल में आएंगे आपके पास। हम्म ये दिख रहा है कि जो भी अगर क्या पार्टीशंस बन गया है, तो वही हमारा एक्सप्लोड होता है। कौन सा लिख रहे थे? नहीं, आप जहाँ पे दोगे फर्स्ट पार्ट में दोगे, अगर फर्स्ट प्रोपोर्शन में दिए तो फर्स्ट का होगा, सेकंड प्रोपोर्शन में तो सेकंड, थर्ड का दोगे तो थर्ड का, जिसमें आप क्या करते हो, एक्सप्लोड करते हो। हमारे पास इसमें कितने हैं, 3 वैल्यूज हैं, तो 3 हमारे पास क्या बनेगा, स्लाइस बनेगा। तीनों में से किसका हम लोग कर रहे हैं, सी का कर रहे हैं, पाइथन का कर रहे हैं, जावा का, तो हमने क्या यहाँ पे दिया, सी के लिए, तो इसका जो फर्स्ट का है फर्स्ट के साथ होगा, सेकंड है तो सेकंड के साथ, समझे? तो इस तरीके से वो आप अपने हिसाब से देते हो। बाकी ये बॉक्स प्लॉट, अब बॉक्स के जाके वायलेंट प्लॉट लिख दोगे तो वायलेंट प्लॉट बन जाएगा, बना के देखो, वायलेंट प्लॉट। हाँ, इसका एक नया सेल बनाओ, नए सेल में क्या करो, जहाँ पे बॉक्स प्लॉट है ना, वायलेंट प्लॉट कर दोगे तो आपको सेम ग्राफ बनेगा, लेकिन वायलेंट प्लॉट का बनेगा। नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है, इतना हुआ। वायलेंट प्लॉट के लिए क्या करें, इसमें हर एक चीज में कर सकते हो आप, उसमें आप नॉर्मली अपना खुद का फॉर्मेट दे सकते हो। हम्म आ गया वायलेंट प्लॉट। हम्म हाँ, हम लोग जो भी कर रहे हैं वे रेंडम डेटा पे कर रहे हैं। हम्म जी है ना, इस तरीके से दिखेगा, ये बॉक्स प्लॉट है रेंडमली डेटा, तो ये आपके पास 2 डॉटेड दिख रहे होंगे, तो ये जो 2 डॉटेड है वही हमारा क्या है, आउटलायर है। इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर रिमूव करते हैं ताकि हमारा डेटा नॉर्मलाइज हो जाए। इसी चीज को देखने के लिए हम लोग किसका, वायलेंट प्लॉट का भी यूज कर सकते हैं। हाँ, हाँ वो आउटलायर वही होता है। सब भूल गए क्या? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। हम्म हीट मैप भी बनाएंगे अभी। क्या हो गया? ये हो गया, बॉक्स प्लॉट बन गया। तो बॉक्स प्लॉट सेम डेटा हमने क्या क्या यूज किया है, वायलेंट प्लॉट। वायलेंट प्लॉट में क्या होता है कि आपका डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन भी इजीली दिखता है, कि आपका कहाँ पे कितना डेटा है, कि हमारा जो मिडिल में है सबसे ज्यादा डेटा है, और आप देखोगे कि नॉर्मल जो नीचे जा रहे हैं धीरे धीरे तो हमारा डेटा कम है, तो इसमें क्या है, ये वायलेंट प्लॉट हो गया। हीट मैप भी बनाएंगे अभी। हीट मैप बेसिकली किस लिए यूज होता है, कोरिलेशन। कोरिलेशन कि कोई एक डेटा दूसरे डेटा पे कितना डिपेंडेंट है, कि अगर एक चेंज कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे दूसरा चेंज कितना है, उसमें वैल्यू का रेंज कितना होता था, बता सकते हो? कोरिलेशन में कहाँ से कहाँ के बीच में होता था वैल्यू, सेम है वही है, सिर्फ क्या किया हमने, बॉक्स प्लॉट के जगह पे वायलेंट प्लॉट लिख दिया है। देन लाइन क्या होता है, हमारे पास एरिया चार्ट होता है, तो उसके लिए फिल बिटवीन होता है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं हम लोग।
हो गया एक लाइन एरिया। एक फील्ड बिटवीन का यूज, हमारा एरिया चार्ट। हमने डेटा जनरेट किया है और एरिया प्लॉट किया है। तो चला गया। ये दिख रहा है, numpy is no attribute random, np डॉट रैंडम डॉट। ये फील्ड बिटवीन क्या करता है, आपका एरिया चार्ट बनाता है, यानी कि हीट मैप बना लेते हैं। या फिर एक्स और वाई कर लो आप, कीबोर्ड्स नहीं था। हीट मैप कोरिलेशंस के लिए होता है, तो कोरिलेशन मींस आपके पास दो डेटा होना चाहिए, एक्स और वाई। हम लोग उसका यूज करके बनाएंगे। फील्ड बिटवीन मतलब जो भी हमारा लाइन चार्ट लाइन ग्राफ बनेगा, उसके अंदर का जो भी एरिया होगा उसको क्या कर सकते हो आप, कलर कर सकते हो। तो यही हमारा क्या होता था, लाइन एरिया चार्ट होता था। तो वही हम लोग यहाँ पे भी यूज किए। हाँ, क्या आप नॉर्मली जिस तरीके से सारे वैल्यूज करते थे इसमें भी सेम होगा, डिजाइनिंग का पार्ट सब में सेम होगा। कौन सी? हाँ, तो डेटा लेवल का यूज कर लेंगे एक्सिस का कंटेनर के साथ। टिप्स टिप्स और चेंज कर देते हैं। डिजाइनिंग में आप खुद से विजुलाइज करते हो सारी चीजें। देन हम लोग देखेंगे हीट मैप का ना। हीट मैप बेसिकली होता है यूज कोरिलेशन के लिए। कोरिलेशन, कोरिलेशंस क्या होता है तो बताओ। एक्स, जो भी हमारा होता है एक्स और वाई के बीच का जो भी आपका रिलेशन होगा, और उसकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ के बीच होती थी हमेशा, जो उसकी वैल्यूज होती थी वो कहाँ से कहाँ के बीच में होती थी, बताओ। जो हमारा कोरिलेशन का वैल्यू होता था वो कहाँ से कहाँ के बीच में होता था, -1 से 1 के बीच में। भूल गए? -1 मतलब कि वो क्या है, नेगेटिवली कोरिलेटेड है, मतलब अगर एक इंक्रीज हो रहा होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। +1 का मतलब क्या था कि एक इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ वाई भी इंक्रीज होगा। तो ये हमारा क्या था। और जीरो है, इसका मीनिंग क्या हो गया कि अगर एक डेटा इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है उसके बेसिस पे दूसरा डेटा पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। तो ये कोरिलेशन बताते थे। तो हमारे पास क्या था, सी बॉर्न में ना मल्टीपल डेटा सेट्स होते हैं। डेटा सेट्स क्या कर सकते हो, उठा सकते हो। तो मैंने क्या किया है, ये सारे डेटा सेट्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। ये बेसिकली सी बॉर्न में पहले से होते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आप डेटा देखना चाहोगे तो क्या कर सकते हो, देख सकते हो। कुछ इस तरीके से आपके पास पहले से डेटा होगा टेबल में।
हम लोग खुद का अपना डेटा लोड कर सकते हो या फिर इसमें प्रैक्टिस के लिए जो डेटा है उसको लोड कर लोगे। तो ये हमने किया है। इसको आप क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल पे स्टोर करवा दो, ये हमारा मान लेते हैं ये हमारा डेटा है, या फिर डीएफ, और डीएफ प्रिंट करवा दो। तो कोरिलेशन जब भी दिखेगा वो हमेशा कौन से टाइप के डेटा में दिखेगा, न्यूमेरिकल या नॉन न्यूमेरिकल, बताओ। क्योंकि कोरिलेशंस क्या है, एक क्या है, मैथमेटिकल इक्वेशन है ना। तो जितने भी नंबर्स जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या अलग अलग कॉलम्स है ना, ये देखो टोटल बिल्स है, ये हमारा क्या न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है, लेकिन ये क्या है हमारे पास फीमेल और मेल है, ये हमारे पास स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, डे भी हमारा स्क्रीन है, और टाइम भी हमारा क्या है स्ट्रिंग है। तो इन चीजों को आपको या तो पहले क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा इंटीजर वाले वैल्यूज में, मतलब न्यूमेरिकल वाले वैल्यूज में, देन इसका आप कोरिलेशंस निकाल सकते हो। तो ये हमने अभी सीखा नहीं है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का, तो हम लोग इसमें कर नहीं रहे, मशीन लर्निंग स्टार्ट करेंगे ना अभी उसमें। इसको बोलते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग, कि जितने भी आपके पास क्या होंगे स्ट्रिंग वाले वैल्यूज होंगे उसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ कौन कौन से कॉलम लेते हैं, टोटल बिल्स, टिप्स और एक साइज, ये तीन कॉलम्स लेने होंगे तो कैसे लिखना पड़ता है बताओ। अगर हमें इन तीन कॉलम का देखना है वैल्यू सिर्फ, तो कैसे करते हैं, डबल ब्रैकेट टोटल अंडरस्कोर बिल, ये हमारे पास पहला कॉलम ले लिया। आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि कौन सा कॉलम लेना है नहीं लेना है। ये हमारा टिप का हो गया, और तीसरा हमारा क्या था, साइज। आप इसको एक बार प्रिंट करके ना बस। तो ये टोटल बिल्स, टिप्स और साइज, कोरिलेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको ज्यादा नहीं डॉट कोरिलेशन लिख देते तो आ जाता है बस। तो ये क्या करेगा, कोरिलेशन आपको ज्यादा नहीं कम करना पड़ता। तो ये तीनों को क्या बताएगा, कोरिलेशन कैलकुलेट करके आपको दे देगा। ये दे दिया, ये क्या है कोरिलेशन का वैल्यूज। इम्प्लीमेंटेशन आपके लिए इजी हो गया। यहाँ पे आप दिख रहा होगा 1 1, ये पहला वैल्यू 1 1, हमने क्या बताया था बताओ, शिवम क्या बताया था, कोरिलेशंस में 1 की वैल्यू अगर 1 है उसका मीनिंग क्या है, वो परफेक्टली कोरिलेटेड है। कि अगर टोटल -1 के बीच में होगा तो वो नेगेटिवली है, मतलब एक अगर डाउन जा रहा है तो दूसरा क्या जाएगा, अप जाएगा। अगर पहला अप जा रहा है तो दूसरा डाउन जाएगा, मतलब नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव मतलब कि अगर पहला भी क्या जा रहा है, एक्स भी क्या जा रहा है ऊपर में जा रहा है, तो वाई भी हमारा क्या होगा, अप ट्रेंड में दिखेगा। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, इस बेसिस पे हर एक कॉलम का कोरिलेशन बनेगा यहाँ पे, टोटल से टोटल का कोरिलेशन, फिर टोटल से बिल टिप्स का कोरिलेशन, और टोटल से साइज का कोरिलेशन दिख रहा है। इसी तरीके से टिप से टोटल का कोरिलेशन, देन टिप से टिप का कोरिलेशन, और टिप से साइज का कोरिलेशन। तो इसमें जो अगर इट सेल्फ से होगा तो हमेशा क्या होगा, वो 1 होगा। अगर मैंने यहाँ पे क्या है टोटल बिल से टोटल बिल का कोरिलेशन देखेंगे तो कितना आना चाहिए, हम्म अगर हमारे पास टोटल बिल का एक कॉलम है और उसी कॉलम को उसी कॉलम से कोरिलेट करके देख रहे हैं, तो कोरिलेशन क्या आएगा, क्यों आएगा, कि दोनों की वैल्यू सेम है ना। तो इसलिए हमेशा क्या है 1 दिख रहा है। तो ये डायगोनल में जितने भी वैल्यूज दिख रहे होंगे ना 1 दिख रहे होंगे, क्यों, वो इट सेल्फ से कोरिलेशन बता रहा है कि टिप से टिप का कोरिलेशन क्या होगा, तो हमेशा क्या होगा, परफेक्ट होगा क्योंकि उसकी वैल्यू सेम है। आप देखोगे यहाँ पे क्या है, साइज है, साइज से टोटल बिल का क्या कोरिलेशन है, तो कितना दिख रहा है 0.59। इसका मीनिंग क्या हो गया कि 60%, कि अगर आप 60% डेटा बिल में चेंज करते हो तो साइज में क्या होगा, 60% डेटा चेंज होगा। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अगर टिप्स में आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली वैल्यू चेंज कर रहे हो तो उसका इम्पैक्ट कितना होगा, 48% होगा। कि आपके पास 100 डेटा पॉइंट है, उसमें से क्या होगा 48 डेटा पॉइंट चेंज हो जाएगा। ये बेसिकली कोरिलेशन का मीनिंग हो गया, कि अगर आप टिप्स में क्या करते हो, चेंज करते हो तो। देन साइज से साइज का कोरिलेशन कितना 1 है, मतलब कि उसमें आप अगर 100 डेटा है, 100 में एक भी डेटा चेंज करते हो तो उसका 100 डेटा पूरा चेंज होगा, मतलब एक 100 पे चेंज करोगे तो उसका 100 डेटा पूरा चेंज होगा। अब इसी को आप क्या कर सकते हो, ग्राफ में देख सकते हो। ये हमने 3 कॉलम्स लिए हैं, उसका कोरिलेशन कैसे निकालेंगे लिए डॉट कोरिलेशन। अब इसी को क्या करोगे, SMS डॉट हीट मैप, और इसमें क्या करोगे, जो कोरिलेशन का डेटा है तो हमने इससे निकाला था ना, तो इसी को क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे पूरा, एंड हिट एंटर। तो इसमें कलर के बेस पे दिखाएगा, ये दिख रहा है स्केल यहाँ पे। अगर वो डार्क कलर है इसका मतलब क्या है, कि वो धीरे धीरे उसका रिलेशन वीक हो रहा है, और जैसे जैसे वो क्या रहा है लाइट कलर मतलब व्हाइट की तरफ जा रहा है, उसका मतलब क्या है वो स्ट्रॉन्ग है। ये हमारा क्या दिख रहा है, इसमें नहीं पता चला कितना वैल्यूज है, तो वैल्यूज दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें एनोटेशन रखते हैं। इनमें जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या कर, तो ये आपको जो यहाँ पे ग्राफ के फॉर्म, यहाँ पे वैल्यूज के फॉर्म में दिख रहा है ना,
यही चीज आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, मैप के फॉर्म में दिखेगा, दिख रहा है। हम्म। ये हमारा 49% था टिप से साइज के रिलेशन। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, 0.6 टोटल बिल का रिलेशन किससे, साइज से। तो आपके पास जितना डेटा को एक ही बार में क्या कर सकते हो, हर एक डेटा का कोरिलेशन निकाल सकते हो। और आप देखोगे डायगोनल में क्या है, सबकी वैल्यूज 1 1 है। क्यों है, क्योंकि आप इधर से देखो टोटल बिल और इधर से टोटल बिल, दोनों का कोरिलेशन क्या होगा, क्योंकि एक ही डेटा है ना, तो दोनों के बीच का क्या होगा, हमेशा परफेक्ट रिलेशन होगा। कि अगर एक डेटा इसमें से चेंज करोगे तो इसके वाले में भी चेंज होगा, क्योंकि सेम कॉलम है दोनों। तो वहां पे जो कोरिलेशन दिखेगा 1 दिखेगा। तो डायगोनल में हमेशा क्या दिखाता है, इट सेल्फ से रिलेशन दिखाता है। यहाँ पे देखोगे टिप इधर से है और इधर से भी क्या है, टिप से। तो दोनों के क्या है, सेम कॉलम है, इसलिए आपका जो डेटा दिखेगा वो क्या दिखेगा, सेम दिखेगा 1 पे। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, इधर से आपके पास क्या है, साइज का है, और इधर से भी क्या है, साइज का है, तो 1 दिखेगा। बाकी जो अदर है वो क्या है, अलग अलग कॉलम के साथ रिलेशनशिप है। यही कोरिलेशंस में हमने क्या बताया, कोरिलेशंस क्या होता है कि एक कॉलम की वैल्यूज कितना डिपेंड करता है दूसरे कॉलम में, वो होता है। तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास क्या है, टोटल बिल्स है, ये टोटल बिल है। तो टोटल बिल वाले कॉलम से कितना रिलेट कर रहा है, यहाँ पे देखोगे नीचे है ना, इधर भी है आपके पास। यहाँ पे इसका बेसिक मीनिंग है कि जो हमारा टोटल बिल है, टोटल बिल से कितना कोरिलेट कर रहा है, कि अगर हम लोग यहाँ से एक भी डेटा चेंज करते हैं तो इस वाले में से कितना डेटा चेंज होगा। तो इसका मतलब क्या है कि 100% डेटा चेंज हो जाएगा कि अगर आप इसमें से चेंज करते हो। इसी तरीके से टोटल बिल है, और दूसरा क्या है यहाँ से, टिप्स है, कि अगर आप टोटल बिल में चेंज करते हो कुछ भी, तो उसमें से क्या होगा, 68% डेटा किसका चेंज होगा, ऑटोमेटिकली टिप्स का चेंज होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बिल पे डिपेंड कर रहा है। एंड देन टोटल बिल का क्या करोगे आप, किससे, साइज से। इनका कोरिलेशन कि अगर आप देखो टोटल बिल में चेंज कर रहे हो तो उसका जो चेंजेस होगा 60% डेटा आपका किस में चेंज होगा, साइज पे चेंज होगा। तो ये कोरिलेशन हो गया, और ये कोरिलेशन सब में है इसमें। कोड तो वही है नॉर्मल, ये हमने डेटा नॉर्मली लोड किया है, फिर न्यूमेरिकल कॉलम ही काम देते हैं कोरिलेशन के लिए। तो ये और कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस तरीके से, जिस तरीके से डॉट सम लगाते हैं, डॉट एवरेज लगाते हैं, तो ये भी एक फॉर्मूला है। तो कोरिलेशन फॉर्मूला लगाने के लिए डॉट कोरिलेशन। एनोटेशंस नहीं, इसी में सिर्फ रहता है कोरिलेशंस में। हाँ, क्या आप हीट में बनाते हैं ना, उसी के लिए है, क्योंकि हर एक का क्या है, अपना पैरामीटर्स होते हैं ना। Except their protocols. We will see कलर का, लेबल्स का। एक बार एक्सपेरिमेंट करो। आपके पास हो गया। क्या चीज है, सी मैप है। हाँ, कलर कहाँ पे, सी मैप ही तो यूज किया है। सी मैप बता कि जो कोरिलेशन है ना, कोरिलेशन का जो मैप दिख रहा है उसका कलर क्या होगा, कलर मैप। सी मैप सिर्फ रखा है वो कलर के लिए, कलर मैप कि जो हमारा मैप का कलर है वो क्या होगा, फॉर्मेट है कि उसके अंदर जो एनोटेशन है उसका क्या होगा, 2 डेसिमल पॉइंट दिखेंगे वो बताया उन्होंने। देखो चीजें कोई दिक्कत नहीं है कहीं से भी, लेकिन उसका मीनिंग पता होना चाहिए, कौन सी चीज का क्या मीनिंग है। जो उसके लेबल्स होंगे,
एक यूज करोगे तो पेयर प्लॉट का यूज करोगे। इसमें कलर के लिए सी मैप का यूज करते हैं, और अगर फॉर्मेट करना होगा तो आप फॉर्मेट भी लगा सकते हो डेटा के बेस पे, तो ये कर लो। एक होता है पेयर प्लॉट। वो अभी नहीं, अभी आगे करेंगे कि हमारा डेटा चेंज होगा ना, तो हाँ कोरिलेटेड कितना है वो बताता है। तो जो जितना ज्यादा कोरिलेटेड होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, वो वैल्यूज रखते हैं। देन एक लास्ट प्लॉट है पेयर प्लॉट। पेयर प्लॉट क्या करता है कि जितना भी कॉम्बिनेशन ऑफ प्लॉट बन सकता है वो बना के दे देगा ऑटोमेटिकली। कि अगर वो क्या करता है पेयर प्लॉट में, पाई चार्ट बना सकेगा तो बना लेगा, कॉलम चार्ट बना सकता है तो बना लेगा, लाइन ग्राफ बनाएगा तो बना सकता है, और हमारे पास स्कैटर प्लॉट बना सकता है, तो वो सारा मतलब हर एक कॉम्बिनेशन चेक करेगा एंड देन आपका डेटा क्या करेगा, उसका प्लॉटिंग कर देगा। इसमें क्या करेगा सिंगल कलर, और उसके बेस पे क्या होंगे कि लाइट से डार्क में जाएगा, लाइट से आपका डार्क में जाएगा हमेशा। क्यों नहीं लेगा, क्या लिख रहा है, रेड वगैरह नहीं ले रहा। अच्छा कलर मैप में जो उसका नेम है ना वही डिफाइन करना। तो इसमें कॉम्बिनेशंस का कलर रहता है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहाँ पे देखोगे पेयर प्लॉट में हमने क्या क्रिएट किया है, एक टोटल टिप्स टिप और साइज का। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी है आपका काउंट प्लॉट बना के दे रहा है, और क्या स्कैटर प्लॉट कि कौन सा डेटा कहाँ पे लाई कर रहा है। तो सेम चीजें आपका क्या कर रहा है यहाँ पे प्लॉटिंग बना के दे रहा है, बस ये तीन डिफरेंस। नहीं अभी स्टार्ट करेंगे ना, अभी कितना टाइम हो रहा है, तभी है ना आधे घंटे। हाँ जितना भी आप कॉम्बिनेशन यूज करोगे, हाँ कि जितना भी कॉम्बिनेशन होगा वो सारा आपको दिख जाएगा इसमें। कौन सा, इसमें एक ह्यू करके भी होगा। आप अगर ह्यू इक्वल टू लिखते हो तो ये कलर के बेस पे होगा, तो कलर किन के बेस पे देना चाहते हो तो वो डिफाइन कर सकते हो। तो हमारे पास और भी कौन कौन से कॉलम थे, दो तीन और कॉलम थे ना, बताओ। पायलट मतलब अपना कस्टम कलर, इसमें डीएफ। जैसे हमारे पास क्या है, एक स्मोकर है कि स्मोकर वाले कितने डेटा हैं और नॉन स्मोकर वाले कितना है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे ह्यू में कलर कॉम्बिनेशन डाल सकते हैं कि जो हमारा इसमें कलर होगा वो क्या स्मोकर होंगे उसका अलग कलर होगा, और जो नो होंगे उसका अलग कलर होगा। ये टाइम क्यों लगाता है इतना, क्योंकि ये क्या करता है हर एक कॉम्बिनेशन चेक करता है देन ग्राफ बनाता है। नहीं, ये कॉम्बिनेशन चेक करेगा तो टाइम तो लगेगा ना। एरर आ रहा है, एरर तो नहीं आना चाहिए, स्पेलिंग सही लिखा था हमने। समझ गया। इधर हम मैटप्लॉटली करना नहीं है, ऊपर आना नहीं है, आना तो चाहिए, कहाँ पे चला गया डेटा टिप्स, आना तो चाहिए। अच्छा एक सेकंड, ये हमने यहाँ पे जो डेटा डाला है ना उसके बेस पे आ रहा है, आप करो रन तो आ जाएगा। हाँ नहीं, तो इसलिए क्या कर रहा था वो कॉलम्स नहीं बना पा रहा था। अब आप क्या करो पूरा डेटा फ्रेम ही पास कर दो, एंड देन उसका क्या करोगे उसमें से एक कॉलम होगा स्मोकर का, उसके बेस पे अपन डेटा सेग्रीगेट करके कलर कर देगा। डेटा फ्रेम सिर्फ लिखो टीएफ, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, ये स्मोकर वाला कॉलम होना चाहिए। तो वो नहीं था स्टार्टिंग, क्योंकि हमने क्या कहते हैं इसमें स्पेसिफिक कॉलम दिए थे ना तीन, ये आ गया। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, ये दिखा, तो आपको थोड़ा कलरफुल दिख रहा है, जो हमारा ब्लू है स्मोकर वाले, और जो नॉन स्मोकर वाले, तो बिल नहीं, तो ये न्यूमेरिकल कॉलम्स का बना के दिया ना, बट आपका जो कैटेगरिकल डेटा था वो क्या दिया, स्मोकर
जो हमारा है ब्लू वाला स्मोकर है, और जो क्या है, जो स्मोक नहीं करता वो क्या, नो है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इजिली देख सकते हो कि टोटल बिल्स, हमारा बिल सबसे ज्यादा किससे बनता है, नॉन स्मोकर वालों से। स्मोकर वाले क्या करते हैं, सिर्फ खाते नहीं है ना कुछ, इसीलिए बिल बहुत कम खाते हैं। नहीं, इसके ही डेटा के हिसाब से यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, समझे। लेकिन टिप, लेकिन टिप में देखोगे ना, इसमें क्या है कि जो नॉन स्मोकर है वो टिप्स ज्यादा देते हैं एज कम्पेयर टू जो स्मोकर नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आपका यहाँ पे डेटा कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड आराम से देख सकते हो कलर के बेस पे। कोड कोड यही है, बस एक लाइन। कौन सी कंपनी थी, क्या बोला फिर। अच्छा, खर्ची क्या है, तो भाई तुम जॉब ही क्यों करवा रहे हो। नहीं, जो कमिटमेंट है वो तो फुलफिल करोगे ना। ये हमारा क्या था, पीटीए का पार्ट, इसी के थ्रू करेंगे, नमपाई पांडास मैटप्लोट्लिब। अब इसके बाद आपका आप क्या होगा, मशीन लर्निंग का स्टार्ट होगा। तो मशीन लर्निंग हम लोग यूज क्या करते हैं, यूज केस देखा है। हाँ, बेसिक्स पूछ रहे हैं कि मशीन लर्निंग का आपने यूज केस कहाँ कहाँ देखा है। नहीं देखा कहीं, कोई टूल यूज नहीं कर रहे हो। नहीं, चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, तो वो भी क्या है, तो फिर और यूज नहीं कर रहे थे, और क्या क्या है, आप अपना फोन निकालोगे तो उसमें क्या है कि सारी चीजें जितने भी एप्लीकेशन होंगे एआई बेस होंगे। आप अमेजोन में शॉपिंग करते हो, तो वहां से क्या रिकमेंड करता है, तो वो भी क्या है, मशीन लर्निंग के बेस पे है। और जितने आजकल एडवर्टाइज हैं, अगर आप देखोगे ना, हाँ यूट्यूब, म्यूजिक क्रिएट कर सकते हो आपका यूट्यूब, एआई चैट, ये एक आप देखोगे। हम्म, इसमें देखोगे, जो हमारे पास कैडबरी का था ना, डेयरी मिल्क का, उसने अपना एक्सपेरिमेंट, एक सेकंड, any other store in the world. And one of the biggest movie stars in the world. इसमें क्या है ना, आप इसको बताओ, इसमें एनालाइज करके बताओ क्या चीजें हैं। Certainly has more devoted fans than any other movie star in the world. Star in the world. Forbes quoting one of the biggest movie stars in the world. We help small businesses by making Shah Rukh Khan the world's biggest movie star their brand ambassador. इस दिवाली आप अपने पास वाले फैशन और एम्पोरियम से ही कपड़ों की शॉपिंग करें। सिद्धि विनायक इलेक्ट्रॉनिक्स से लेटेस्ट स्मार्टफोन खरीदकर हमारे क्लास से रिपोर्ट करना। We used machine learning to recreate Shah Rukh Khan's face and voice to take the local store names तो ये जो API. जनरेटेड है वो मशीन लर्निंग से, एआई से। ये जो एड जनरेटेड है वो मशीन लर्निंग से है। असली था लेकिन एक ऐड के लिए था। आप सुनो तो पहले। Versions of the same ad with पहले कैडबरी किया, फिर इलेक्ट्रॉनिक कर दिया, फिर कपड़ों का किया, नाम चेंज कर दिया। यहाँ पे देखो,
ये क्या था, फेस रिकॉग्नाइज किया। Local store names in the ads. पास वाली चॉइस ऑफ सुन तो लो पहले। यस, रॉयल फैशन से ही, तो यहाँ पे नाम चेंज कर सकते से ही, पास वाली लक्ष्मी कलेक्शन से ही। हो। तो आप अपना भी स्टोर का नाम डाल दोगे तो क्या करेगा, आपके स्टोर का भी नाम लेगा। तो इससे क्या करता है ये सारी चीजें। पढ़ के रहेगा, ये भी शाहरुख खान से अपना नाम बुलवा के ही रहेगा। अपने डेटा को एनालिसिस करवाए सिर्फ अमन से। तो इससे क्या है, ये एक्सपेरिमेंट फेज पे है। अगर ये सक्सेस होता है तो क्या होगा कि इनमें एडवर्टाइजिंग कंपनी का सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा लोकल स्टोर्स का, क्योंकि लोकल स्टोर वाले क्या बड़े लोगों से एडवर्टाइज करवा नहीं सकते। तो ये क्या करेगा, अपना कुछ ना कुछ प्रीमियम चार्ज रखेगा कि आप इतना प्रीमियम दो और अपने स्टोर का नाम क्या कर सकते हो, एआई जनरेटर कर सकता है, कॉपीराइट कर सकता है। नहीं, तो ये एक्टर से पूछ के ही करेगा ना, समझे, कि वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ चार्ज करेगा, क्योंकि एड को क्रिएट करने में क्या होता है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं ना। तो अगर मशीन लर्निंग अगर ऐड बना लेगा तो ये मास कम्युनिकेशन, तो ये क्या है, मैंने एआई देखा उसमें, मतलब मैंने उसकी फोटो जनरेट, तो उसकी फोटो लगाई, उसमें पता नहीं क्या था, क्या डीप फेक कर दिया था क्या। तो ये हमारे पास क्या था, डीप फेक का भी कॉन्सेप्ट आता है ना। डीप फेक का भी यूज केस होगा, और का क्या क्या यूज केस कर सकते हो। लेंस कार्ड का आपने देखा होगा। वो तो लेंस का चश्मा लगा देता है स्नैपचैट, जितने भी आप आजकल एप्लीकेशन यूज करोगे सब में आपका दिखेगा। इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम क्या करता है, जैसे कोई डिप्रेशन में होगा ना वैसे लग जाता है, वो रिकमेंडेशन सिस्टम में चला जाता है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, हर एक चीज का यूज करते हैं एआई के थ्रू। एआई क्या करता है कि आपको करंट टाइम में या फिर तुरंत ही आपको रिकमेंड करता है या फिर उसी टाइम सजेस्ट करता है। तो इसलिए हर एक फील्ड में इसका यूज केस बढ़ रहा है। लेकिन ये बनता कैसे है, मेन ये है, आप लोग को ये नहीं देखना है, आप ये कैसे बनता है वो सारी चीजें आप लोग क्या करोगे, विजुअलाइज करोगे। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे आप देखोगे ये सारा फील्ड आपका रहता है, इसमें कौन कौन सा, इधर देख लो, कि हम लोग जो एआई बोलते हैं ना, वो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन होता है पूरा। उसके अंदर डेटा साइंस भी आएगा, डेटा एनालिटिक्स का पार्ट भी आएगा। क्या हो रहा है, यस इधर देख लो 2 मिनट, उसके बाद बिग डेटा का कॉन्सेप्ट क्या था बता दो। बिग डेटा, बिग डेटा सुना है, इनमें कौन कौन सा टर्म्स आपने सुना है, एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, फिर डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा। एआई क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है। ये हमारा क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है। और इस फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग ये सारा चीज क्या करते हैं, यूज करते हैं। और हर एक चीज के लिए फिर क्या रखते हैं, अलग अलग टीम रहती है। कंपनीज में अलग टीम होता है, डेटा साइंस का अलग टीम होता है, डेटा एनालिटिक्स का अलग टीम रखते हैं, बिग डेटा का अलग टीम रहता है, डीप लर्निंग का अलग, एमएल का अलग। और ये सारे चीज मिलकर क्या बनाते हैं, एक एप्लीकेशन बनाते हैं। तो डेटा एनालिटिक्स क्या करता है वो पता है, बताओ, यस पीछे बताओ, डेटा एनालिटिक्स का काम क्या होता है, डेटा को एनालाइज करना और उस पर मतलब एडवाइस करना। यस यस नहीं, यस बताओ तुम क्या होता है। आपने कौन से कोर्स में एनरोल किया है, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स है पक्का। ये तो डेटा साइंस का कोर्स देते हैं तुम्हें तो इतना भी याद नहीं आ रहा, साफ साफ लिखा हुआ है डेटा साइंस। तो आप देखोगे आपके भी कोर्स में ये सारी चीजें होंगी बेसिक्स। ये आपका क्या ज्यादा फोकस डेटा एनालिटिक्स में है, लेकिन आप ये भी पोर्शन भी साथ में देखते हो, है ना। तो आपका जो कोर्स ऑफर होगा डेटा साइंस हो रहा है। तो डेटा साइंस में क्या होता है, डेटा एनालिटिक्स का भी पार्ट पढ़ते हैं और कुछ मशीन लर्निंग का भी पार्ट पढ़ते हैं, समझे। तो ये हमारा डेटा साइंस में सारे कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। डेटा एनालिटिक्स में क्या होता है, सिर्फ डेटा एनालाइज करते हो और उसका मशीन लर्निंग से कोई रिलेशन नहीं होता है। कि आप डेटा एनालाइज करके क्या करोगे, सामने वाले बंदे को दे दोगे, बस इतना काम होता है। बिग डेटा में क्या आता है कि जो डेटा यहाँ से यहाँ तक फ्लो होगा, वो डेटा को मैनेज करने का काम करेगा कौन, बिग डेटा वाले इंजीनियर्स, इसको बोलते हैं डेटा इंजीनियर्स। और इसका भी डिमांड भी है, इसका पैकेज भी अच्छा रहता है।
क्योंकि क्या होता है रियल वर्ल्ड में क्या आता है, डेटा ही मैनेज करना सबसे बड़ा काम होता है। तो अगर आपने डेटा मैनेज अच्छे से कर पा रहे हो, मतलब आप किसी कंपनी को अच्छे से समझ सकते हो। क्योंकि क्या होता है, जितने भी कॉमर्स साइट है या फिर ऑनलाइन कंपनीज में डेटा ही क्या होता है, जनरेट होता है। क्या आपका एप्लीकेशन कभी क्रैश नहीं होना चाहिए। क्रैश कब होता है, जब डेटा नहीं मैनेज हो पाता है। तो ये काम होता है डेटा, बिग डेटा लोड ज्यादा आ जाता है। तो आजकल डेटा क्या होता है, टीवीज में ट्रांसफर होती है ना, 1 सेकंड में कितना डेटा ट्रांसफर होता है यूट्यूब में। एक दिन में आप कितना यूट्यूब में खत्म कर लेते हो जीबी, और 2-4 GB। तो एक बंदा है, वैसे कितने बंदे जो यूट्यूब को देखते होंगे, तो उसको कैसे मैनेज करेगा उतना सारा। तो वो डेटा फ्लो को मैनेज करने का काम होता है बिग डेटा वाले इंजीनियर्स का। तो हम यूट्यूब देखते भी नहीं है। नहीं देखते। अभी देखा था वो अब इन्हीं चीजों को क्या कर सकते हो आप, रियल टाइम एप्लीकेशन में इनबिल्ड कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, मशीन लर्निंग सीखते हैं। एआई क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग में क्या था कि आप खुद से एल्गोरिदम डिफाइन करके उसमें पैटर्न फाइंड करते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे ग्रुप बनाना चाहूंगा, तो कितने 2 ग्रुप बनाना चाहेंगे तो किस बेसिस पे बना सकते हैं। यहाँ पे अगर 2 ग्रुप बनाना चाहेंगे तो किस बेसिस पे, एक सीरियस एक नॉन सीरियस, इस तरीके से बना सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, पहले हमने यहाँ पे देखा, देन एनालाइज किया, देन ये सारी चीजें की। तो यही काम रहता है मशीन लर्निंग में कि आप क्या करते हो, खुद से डिफाइन करते हो सारी चीजें। डीप लर्निंग में क्या होता है कि ये खुद ब खुद डेटा आप इसको पास करोगे सिर्फ, और वो डेटा के बेस पे बता देगी क्या पैटर्न हो सकता है, कि क्या कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो कॉम्बिनेशन कौन सा बेस्ट होगा वो फाइंड करके देगा कौन, डीप लर्निंग। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डेटा ज्यादा होना चाहिए, तभी वो बेस्ट कॉम्बिनेशन फाइंड करके देगा ना। क्या आपके पास जितना ज्यादा डेटा होता है उतना ज्यादा आप क्या करते हो, सीखते हो। कि जो 2 साल का बच्चा है और वो 5 साल का बच्चा है, और एक 15 साल का और एक 20 साल का, किसके पास ज्यादा नॉलेज होगा, 20 साल। इस बेसिस पे कि उसने क्या किया, जितना ज्यादा वो क्या है नंबर ऑफ ईयर्स है, उसके बेस पे क्या आता है, उतना ज्यादा वो डेटा क्या करता है, कंज्यूम करता है ना। और जितना ज्यादा डेटा कंज्यूम करता है वो उतना ज्यादा सीखता है। तो इसी तरीके से हमारा डीप लर्निंग में होता है कि जितना ज्यादा आप डेटा दोगे उतने अच्छे से वो इम्प्रूव होगा। और ये जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वही हमारा क्या होता है, एआई होता है। एआई जैसे आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, ऑटोमेट कार यूज कर रहे हो, Copilot, जैसे आप टेस्ला, गूगल, ये सारे क्या आते हैं, ऑटोमेट कार चला रहे हैं ना। क्या आपको ड्राइवरलेस कार चला रहे हैं, तो वो सारा चीज इसी में होता है। वो क्या करते हैं, सेंसर के बेस पे डेटा कैप्चर करते हैं और वो एनालाइज करते हैं रियल टाइम में। तो रियल टाइम में जब भी एनालाइज होगा वही हमारा क्या होता है, एआई होता है। तो इसके बेस पे एआई हमने यूज किया। तो इसमें जो कोर कॉन्सेप्ट होंगे मशीन लर्निंग का, वो सब में यूज होगा। जैसे कि डेटा किस टाइप का होना चाहिए, किस टाइप के डेटा में किस टाइप का एल्गोरिदम काम करेगा, किसमें कौन सा एल्गोरिदम नहीं काम करेगा। क्योंकि रियल वर्ल्ड में 2 टाइप के डेटा हम लोग हमेशा लेते हैं, पहला टेक्स्ट का, और दूसरा या तो इमेज रहेगा या तो फिर वीडियोस। वीडियो और इमेज में क्या डिफरेंस है, वीडियो स्टैटिक चित्र और चलचित्र। हाँ 1 सेकंड के वीडियो में कितना चलचित्र होते हैं, बताओ। तो फ्रेम रेट डिपेंड करता है सर। ऑन एन एवरेज 60, जितना फ्रेम रेट होगा उतना डिपेंड करेगा। 60 और 30 के बीच में रहता है। कि अगर आप 1 सेकंड का वीडियो बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपने 40 फोटो क्लिक की है, 60 फोटोज। क्या आप 60 फोटोज को एक साथ 1 सेकंड में रन करोगे तो वो वीडियो बन जाता है। तो अगर आपने 2 सेकंड या फिर 10 सेकंड का किया तो इसे मल्टीप्लाई कर लो। इसमें फ्रेम रेट आता है, एक 30 का आता है और एक 60 का। और जो हमारा आई कैप्चर करता है दोनों कर सकता है कि 30 फ्रेम रेट में जो कैप्चर करता है उसको वीडियो बोलते हैं, और 60 वाले को तो वो हमारा क्या था, वीडियो। तो या तो इमेज बेस होगा या फिर टेक्स्ट बेस होगा। अब इसी के बेस पे क्या करते हैं, सबको डिवाइड करते जाते हैं। तो हमारे सबसे पहले मशीन लर्निंग होता क्या है कि आप जो भी डेटा पास करोगे उनके बेस पे क्या करेगा, आपको एनालाइज करके देगा रियल टाइम में। तो ये क्या है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट या फिर बोल सकते हो डेफिनेशंस। तो क्या लिखा हुआ है बताओ। एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम मतलब कि आपको बार बार हार्ड कोड नहीं करना पड़ता। एक बार ट्रेन कर दिया तो वो क्या करेगा, उसको अपने आप बिना प्रोग्राम के, बिना ह्यूमन इंटरेक्शंस के वो क्या करेगा, रिजल्ट ला के देगा। तो ये होता है। तो ये सारी चीजें, तो जो पहले का ये जॉब को इजी कर देता है कि आपका जो 5 साल में होने वाला था ना वो 2 साल में कर सकते हो या फिर 1 साल में कर सकते हो। बट इसमें फिर क्या होगा कि वैसे ही बंदे चाहिए जो स्किलफुल हो, कि जिसके पास स्किल नहीं है तो फिर वो बंदा इसमें काम नहीं कर सकता। कि पहले क्या होता था कि मान लो कि आपने सिर्फ क्या एक्सेल सीख लिया तो आपने कंप्यूटर में बहुत कर लिया, उसके बेस पे अच्छा खासा जॉब मिल जाता था पहले। लेकिन अब वो ऐसा नहीं है। क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो उसके हिसाब से आपको भी चेंज होना होगा। अगर टेक्नोलॉजी स्मार्ट हो रहा है तो उसको बनाने वाले भी क्या होंगे, स्मार्ट ही होंगे ना।
और उसको यूज करने वाले वो ओवर स्मार्ट हो जाते हैं। नहीं, उसको यूज करोगे तो क्या होगा, आप अपना दिमाग फिर यूज नहीं करते, जो उसको यूज करते हैं वो अपना दिमाग यूज नहीं करते। तो इसमें हम लोग ने स्टार्टिंग में दो तरीके से पहले प्रोग्रामिंग करते थे। पहला होता था ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग, अब चलता है मशीन लर्निंग। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग क्या होता था कि आपके पास डेटा रहता था, उसके लिए आप प्रोग्राम लिखते थे, कंप्यूटर में फीड करते थे, देन वो क्या करता था, आउटपुट देता था। तो आपको जो भी लॉजिक बनाना रहता था, जो भी पैटर्न बनाना रहता था, वो कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू ही करते थे। सॉफ्टवेयर बनाते थे हर एक चीज का अलग अलग। लेकिन अब क्या हो गया कि हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा आ गया, तो हमने क्या किया, डेटा दिया और डेटा के बेस पे उनका आउटपुट, ये डेटा है और उसका आंसर ये होगा, अब बताओ इसके बीच में क्या पैटर्न होगा। वो काम करते हैं किसको, कंप्यूटर को दे देते हैं, और उसके बेस पे ये क्या करता है, जनरेट कर देता है प्रोग्राम। प्रोग्राम मतलब मॉडल, कि ये क्या करेगा, एक मॉडल बना के दे देगा आपको। अब इस मॉडल को क्या करोगे, आप यूज कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, टाइम आपका इजी हो गया। लेकिन आपको इसमें भी क्या करना पड़ता है, थोड़ा कोड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मशीन लर्निंग में जो एल्गोरिदम होगा उसको इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा ना कम से कम। तो इसमें जो कोड करते हैं सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन के लिए करते हैं, लॉजिक के लिए नहीं। इसमें जो पहले होता था उसमें क्या होता था, लॉजिक के लिए करते थे। तो ये डिफरेंस आ गया अभी, कि जो भी आप कोड करते हो सिर्फ क्या करते हो, पास करते हो प्रॉम्प्ट। अगर आप यूज करते हो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, तो चैट जीपीटी में क्या लिखते हो, मैसेज लिखते हो, कोड जनरेट करके दे देता है। तो इसमें भी क्या करते हैं, वही कोड लिखते हैं कि एक मॉडल बनाने के लिए जितनी चीजें कोड होगी वो लिखेंगे। अब इसके बेस पे क्या करेगा कि वो पैटर्न फाइंड करके देगा डेटा और आउटपुट के बीच में, और उसका डायरेक्टली आप यूज कर पाओगे। तो ये हमारा होता है मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग, और पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल। तो इस तरीके से दोनों डिफरेंस। अब इसमें होता है कि टाइप्स, कि मशीन लर्निंग को हम लोग क्या कहते हैं, कैटेगराइज करते हैं बेस्ड ऑन डेटा। तो हमारे पास टू टाइप्स के डेटा होंगे, लेबल और अनलेबल। जो हमारे पास डेटा होगा ना, वो दो टाइप्स के होंगे। लेबल का मतलब क्या है कि आपके पास फीचर्स भी होंगे, एक्स भी और वाई भी। जो हमारा लेबल होगा कि आपके पास क्वेश्चन भी है और उसका आंसर भी है। जो हमारे पास मान लो कि मल्टीपल फीचर्स है, x1 x2 x3, और इसके बेस पे क्या है, y है। तो आपके पास गिवन रहेगा x भी और y भी, मतलब जो इसका क्वेश्चन होगा वो भी, और उसके बेस पे क्या आंसर फाइंड करना वो आपको पता होगा। तो इसके बेस पे क्या होगा कि आप चीजें इजीली फाइंड कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं लेबल डेटा। ये हमारा क्या होता है, लेबल डेटा। अनलेबल में क्या होगा, सिर्फ आपके पास x होगा, x होगा y, ये x1 x2 x3 x4 जो भी होगा, लेकिन ये y मतलब उसका आंसर नहीं पता होगा आपको। मतलब इसमें आपको आंसर नहीं पता होगा, इसका आंसर पहले से पता है। तो आप बचपन में क्या करते थे, मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते थे, आंसर पहले लाते थे, फिर पीछे क्या करते थे, क्रॉस चेक करते थे। अगर सही आता था तो क्या लिखते थे, अगर नहीं आया तो चीटिंग करते, फिर से बनाते थे, फिर से क्या करते थे, दोबारा इंप्रूव करते थे। कब तक इंप्रूव करते थे, जब तक जो हमारा एक्चुअल वाई है वो हमारा प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड मतलब जो हम बना रहे हैं वो दोनों अप्रोक्स बराबर ना आ जाए, है ना। तब तक इसको इंप्रूव करते रहते हैं। तो मशीन लर्निंग में भी यही करेंगे कि अगर आपके पास लेबल डेटा है तो आपको बस पता है कि आंसर क्या होने वाला है। अब इसके बेस में जो बीच का इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका होगा वो फाइंड करोगे आप, कि कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कहाँ पे सुधार सकते हैं। तो जो बीच का चीजें होती है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एल्गोरिदम्स। और ये हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो ये डिफाइन करने के लिए लेबल डेटा में अलग होगा। और इसमें बताओ, अब आपके पास आंसर ही नहीं है, तो आपने एक बार में क्या किया, क्वेश्चन सॉल्व किया, तो उसका आंसर चेक कर पाओगे, बताओ। आप एग्जाम में जाते हो, एग्जाम में बनाते हो, चार लोग क्वेश्चन बनाए, उसका क्या करते हो, कितना आंसर आया, तो वो बोलता है 7, ये तो बोलता है कितना 8, इसका बोला 10, ये बोला 7, ये भी बोला 7, मतलब हाँ कि चलो 7 बोल रहे हैं 3 लोग, तो आंसर मेरा सही हो सकता है। तो इसमें जो अनसुपरवाइज में होगा वो क्या होगा, ग्रुपिंग बेस्ड चलेगा। कि आप डेटा को क्या करते हो, पैटर्न के बेस पे ग्रुप करते हो, कि इसका जो एक ग्रुप बनेगा वो अलग रहेगा, उसमें चांसेस रहेंगे कि वो आ सकता है। तो अनसुपरवाइज में ये होता है। तो ये सारी चीजें रियल वर्ल्ड बेस ही है। कि आप इसमें क्या करते हो, आपके पास आंसर है, उसके बेस पे आंसर मैच करवाते हो, उसके बेस पे क्या करते हो, एल्गोरिदम। और इसमें क्या होगा, क्या क्या करते हो, देखते हो कि कौन सा डेटा किस पैटर्न पे लाई कर सकता है, उसको अलग अलग ग्रुप करते हो। ये अनसुपरवाइज बोलने की जरूरत नहीं। वो 100% भी हो सकता है, 0% भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा आपका डेटा सही सही है तो उसके बेस पे क्या करेगा, वो सही आंसर देगा। और आपने डेटा एक भी गलत करोगे तो आंसर गलत देगा। वही बता रहा हूँ जब तुम डेटा सब नहीं कर रहे 100% कोई भी नहीं देगा। 100% कब देगा, कि आप देखो रियल वर्ल्ड में कोई भी चीज 100% कैपेसिटी देती है। तो यहाँ पे आप कैसे कर सकते हैं कि वो जो डेटा हम लोग ने रियल वर्ल्ड में कलेक्ट किया तो 100% देगा। उनका चांसेस रहेगा कि हाँ दे सकता है, लेकिन हर एक डेटा में नहीं देगा। तो अप्रोक्स हम लोग जो बोलते हैं कि 95 99.9 किसी में आपको 100% नहीं दिखेगा। क्या है? उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन इतने होते हैं कि वो भी 99.9% हो जाता है। तो इस तरीके से लेबल में होता है
तो लेवल के जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपरवाइज लर्निंग। कि आप लेबल वाले डेटा जहां पे भी आएगा वो किस में सॉल्व होगा, सुपरवाइज में, और अनलेबल डेटा किस में आएगा, अनसुपरवाइज में। देन एक होता है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट में क्या आता है कि आपके पास डेटा ही नहीं है, कि कुछ ऐसे भी चीज है जिससे रियल वर्ल्ड में आपको डेटा नहीं मिल रहा है, या तो फिर डेटा है भी तो बहुत कम है, तो फिर उसको कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एज ए मशीन लर्निंग मॉडल बना सकते हैं। तो उसके लिए रीइंफोर्समेंट, इसमें क्या करते हैं ना, एक इन्वायरमेंट बनाते हैं। जैसे बचपन में आपने देखा होगा कोई गेम खेलते हो, इसमें क्या होता है कि आपको रिवॉर्ड का सिस्टम रहता है। कौन सा, कि 10 पास कर लो आपको साइकिल दे देंगे, 12 पास कर लो तो फिर ये मिल जाएगी, अगर पास नहीं करते हो तो पेनल्टी। तो इसमें यही चलता है। रीइंफोर्समेंट में क्या था कि आपके पास अचीव मतलब एक क्या होगा, गोल होगा और एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, और बीच में क्या होंगे, प्रॉब्लम्स रहेंगे। देन आप क्या करते हो, देन यहाँ पे क्या हमारा एजेंट होगा। अब इसको मैंने बोल दिया कि आप जैसे जैसे एक सही कदम बढ़ाओगे तो आपको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप क्या करोगे किसी ऐसे चीज पे, जैसे हमारा ये है, अगर आप क्या करते हो यहाँ से इसमें जाते हो, तो ये क्या हमारा ब्लॉक है ना, अगर आप ब्लॉक वाले रास्ते से एक बार भी जाओगे तो आपको पेनल्टी देनी होगी। पेनल्टी मतलब आपके पास जो भी स्कोर होगा वो स्कोर कम हो जाएगा। तो उसके बेसिस पे ये क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। पहले क्या जाएगा, इसमें गया, देन ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, पेनल्टी मिलेगी। तो ये क्या करेगा, जहां पे पेनल्टी मिलेगा तो पेनल्टी वाले रास्ते को याद रख लेगा कि हमने इस रास्ते से गया था तो दोबारा नहीं जाना है। इस तरीके से फिर क्या करेगा, आगे जाएगा, इस तरीके से जाएगा, यहाँ पे ऊपर नहीं गया, फिर इधर गया, इधर गया, फिर अगेन इधर आ गया। तो इसमें क्या होगा, फिर से उसको पेनल्टी मिलेगी, देन उसको फिर क्या होगा, फिर से स्टार्टिंग करना होगा। तो ये क्या करेगा, इसमें पेनल्टी मिली तो ये भी रास्ता क्या होगा, याद हो गया। देन इसी तरीके से क्या करेगा, हर एक कॉम्बिनेशन यूज करेगा। कब तक, जब तक उसको गोल नहीं मिल जाता, और जैसे ही गोल मिलेगा वो रिवॉर्ड से सर इसमें आएगा क्लस्टर सुपरवाइज में लेबल वाला। इसमें क्या रहता है, क्लासिफिकेशन। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में थोड़ा डिफरेंस ये बता दे रहे। इसमें ये समझ में आया रीइंफोर्समेंट का। इसमें क्या होगा कि ये खुद ब खुद डेटा जनरेट करता है हर एक कॉम्बिनेशंस का। तो ये क्या करेगा, वो कॉम्बिनेशंस याद रखेगा। तो सबसे ज्यादा टाइम इसी में लगता है। और ये क्या होता है, ब्लैक बॉक्स जिसको बोलते हैं ना, वो चला जाता है इसमें। ब्लैक बॉक्स के हाँ, कि उसमें क्या चीजें कैसे चल रही है आपको पता नहीं चल रहा, नहीं वो हर एक कॉम्बिनेशन चेक करता है और उसमें से जो बेस्ट होगा वो। अब बताओ, हर एक कॉम्बिनेशन ये चेक करेगा तो ये क्या करेगा, टाइम भी ज्यादा लेगा। तो इसमें क्या होना चाहिए, आपका हार्डवेयर भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये अलग ही क्या होता है, पूरा एक सिलेबस चला जाता है। तो जितने भी ड्राइवरलेस कार होते हैं ना, वो इसमें स्टार्टिंग में थे। अब धीरे धीरे क्या होते हैं, अब हमारे पास इसके बेस पे डेटा बहुत ज्यादा हो गया तो आप नॉर्मली इसको फिर इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, डेटा जनरेट कर सकते हो। इसलिए टेस्ट लाइन में भी चलेंगे। देन हमारे पास सुपरवाइज में लेबल। लेबल मतलब आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों पता है। इसमें दो टाइप्स के आएंगे, या तो आप क्या करते हो, क्लासिफिकेशंस और रिग्रेशंस। क्लासिफिकेशंस में क्या होगा कि आप कैटेगराइज करोगे कि हमारा जो भी वैल्यू है वो क्लास ए में आएगा, बी में आएगा कि सी में आएगा, वो बताओ। इसमें लेवल रहेगा, उसमें अनलेवल रहेगा। हाँ, दूसरा क्या रहेगा, प्राइस। जैसे हमारे पास क्या है कि मान लो आपको प्रिडिक्ट करना है, आपके पास एक डेटा है, इसमें क्या है, स्टूडेंट का डिटेल्स है। स्टूडेंट में इसने 12th पास किया है तो 12th का परसेंटेज। देन इसमें क्या है कि हायर एजुकेशन कितनी है, देन कॉलेज, टॉप कॉलेज है, टायर 1, टायर 2, टायर 3 है। एंड देन आपके पास क्या है कि उनके पास वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं है, और उसके बाद क्या है, बताना है कि उसको जो जॉब है वो लग रही है नहीं लग रही है कि जॉब। तो इसके बेस पे क्या होगा कि 0 1 में होगा कि जॉब लगेगी, मतलब 1 नहीं लगेगी तो ये 0। तो हम लोग ये क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं ना, मतलब दो कैटेगरीज में डिफाइन कर रहे हैं बेस्ड ऑन जो भी हमारे पास एक्स डेटा हुआ। इसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। अगर आपको लग रहा है कि इसमें क्या करना है कि जो भी हमारा आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, फिक्स कैटेगरीज में आनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। रिग्रेशंस में क्या होगा कि मान लो एक और कॉलम है जिसमें क्या है कि पैकेज, कि अगर जॉब लग रही है तो इसको क्या लग रही है, 3.5 LPA की, 4 LPA की, 8 LPA की, 9 का, 7 का, 10 का, 12 का। तो ये क्या है, नंबर्स में है और इस नंबर का कोई रेंज होगा, है ना, बट ये क्या है, फिक्स नहीं है ना। तो ये क्या हो गया, रिग्रेशन हो गया। रिग्रेशन मतलब आपका डेसिमल्स में पॉइंट फ्लोटिंग में रहेंगे, कि इसका कोई भी वैल्यूज कहीं भी हो सकता है। जिस तरीके से इसमें क्या था, फिक्स था ना कि 2 ही कैटेगरीज होंगी, इससे ज्यादा नहीं होगा, लेकिन इसमें कोई फिक्स नहीं होगा कि कितने अलग अलग वैल्यूज आ सकते हैं। तो इसको बोलते हैं रिग्रेशन प्रॉब्लम। ये समझ में, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। तो ये क्लासिफिकेशन रिग्रेशन क्या आएंगे, ये तीनों दोनों चीजें मशीन लर्निंग में भी आएंगी और डीप लर्निंग में भी आएंगी। उसमें भी सेम चीजें होंगी, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज। डिफरेंस क्या आएगा
इसमें आप पैटर्न कैसे फाइंड करना रहेगा वो आप बताते हो एज अ एमएल इंजीनियर, आप बताते हो पैटर्न कि ये पैटर्न्स आपको फाइंड करना है। लेकिन डीप लर्निंग में क्या होता है कि आप सिर्फ डेटा पास करते हो, पैटर्न फाइंड करने का काम रहता है एल्गोरिदम्स का। ये समझ में आया डिफरेंस? बेसिक्स और मेन डिफरेंस यही आता है। इसमें आप पैटर्न बताते हैं कि क्या पैटर्न है उसको फाइंड करना है, उसमें क्या रहेगा कि आप डेटा पास करते हो और वो पैटर्न फाइंड करके बताते हैं कि ये पैटर्न है, उसके वजह से तो ये एक्यूरेसी है, तो चलेगा नहीं चलेगा आप बताते हो। देन उसको इंप्रूव करते हो, इंप्रूव मतलब दोबारा सॉल्व करते हो कि जब तक हमारा आंसर जितना हम लोग चाह रहे थे या फिर जो कंपनी का रिक्वायरमेंट है कि वो बोल दिया कि जो आप आंसर ला रहे हो वो 90% क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी एक्यूरेसी आनी चाहिए वो 90% की आनी चाहिए। तो जब तक 90% आ जाए तब तक क्या करोगे आप, अलग अलग कॉम्बिनेशन क्या करोगे, चेक करोगे। तो इसमें अलग अलग स्टेप्स होंगे। जैसे हम लोग एल्गोरिदम्स यूज करेंगे, तो एल्गोरिदम्स में कौन कौन से होंगे वो दिखा देते हैं। ये हमारे पास अनसुपरवाइज, सुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट का। इसमें क्या होगा, अनसुपरवाइज में अनलेबल्ड डेटा होगा जो मैंने बताया। अब आप इसमें जो भी चीजें क्रिएट करते हो वो क्या होता है, कैटेगरीज में होती है कि आपका ग्रुप 1 बनेगा, ग्रुप 2। सुपरवाइज में क्या होगा कि आपका लेबल होगा, लेबल मतलब एक्स भी होगा और वाई भी होगा। अब आपको क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है। जैसे इसमें क्या है कि ये इमेज कैट का है, डॉग का है, देन ये वॉइस किसकी है वो बताना रहेगा। तो जितने भी होते हैं, देन रिइंफोर्समेंट क्या आता है, ये गेम कौन सा बता सकते हो, गूगल ने बनाया था सबसे पहले रिइंफोर्समेंट का यूज करके, ये अल्फागो है, गूगल का प्रोडक्ट है अल्फागो। एक तरफ से जो जीनियस ह्यूमन है वो खेल रहा था और एक तरफ से जो रोबोट था वो, रोबोट क्या कर रहा था कि बार बार उसी का स्टेप चेक करके सीख रहा था। तो स्टार्टिंग के 3-4 गेम में वो हार गया, लेकिन वो क्या देखा कि वो पैटर्न रिकॉग्नाइज करके रख लेता है। क्या होगा कि एक बार वो गलती करेगा वेट में होता है। ठीक है, तीनों है। अब इसके बेस पे हमारे पास अलग अलग एल्गोरिथम्स होंगे। तो हमने बताया ये सारी चीजें। रीइंफोर्समेंट में दो, कंटिन्यूअस कैटेगरिकल जिसको बोलते हैं रिग्रेशन, कि डेटा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा कि आपका वैल्यूज चेंज होगा। कैटेगरिकल का मतलब कि आपके फिक्स नंबर ऑफ कैटेगरीज होंगे, या तो क्या होगा 0 1 होगा, या फिर कैट डॉग, या फिर आपके पास डिजिट कि ये कौन सा डिजिट है। जैसे मान लो हमने ये लिखा 9, ये आपको कैसे रिकॉग्नाइज हो रहा है कि आपने ये पढ़ा है कि ये पैटर्न इसी तरीके से जाता है। तो ये मशीन्स को हम लोग बताते हैं। तो ये कितनी चीजें होंगी, कितने डिजिट होते हैं, टोटल 10 होते हैं ना। तो आपने हमने क्या लिखा, तो ये रिकॉग्नाइज करेगा, क्लासिफाई करेगा 0 से लेके 9 तक के बीच में कि ये कौन सा नंबर है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम आ गया। तो इसको क्या किया, कुछ एग्जांपल दिया, जैसे हाउस प्राइस प्रिडिक्शंस। इसमें क्या होगा कि हर एक डेटा का क्या होगा, अलग अलग प्राइस होगा ना। तो ये हमारा क्या होगा, रिग्रेशन प्रॉब्लम हो गया। देन मेडिकल इमेजेस, इसमें क्या होगा कि उनको डिजीज है या नहीं है वो फाइंड करने के लिए। देन आप देखोगे अनसुपरवाइज में क्या होगा, या तो क्लस्टर बनाएगा या तो फिर एसोसिएट करेगा। क्लस्टर का मतलब क्या है, ग्रुप। जैसे आप रियल वर्ल्ड में कस्टमर सेगमेंटेशंस देखते होगे, मॉल में जाते हुए कहीं पे जाते होगे, तो मॉल भी 3 टाइप के होते हैं। पहला कि ऐसा मॉल जिसमें सिर्फ प्रीमियम लोग जाते हैं, कि जिसके पास हाई फाई पैसा होता है, और उसमें स्टोर भी क्या होते हैं, प्रीमियम वाले होते हैं। एक होता है जहाँ पे लास्ट आपके 200-300 रुपए में कोई भी प्रोडक्ट मिल जाता है, तो वो किसके लिए है। तो हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर सेगमेंट के हिसाब से, जैसे विशाल मेगा मार्ट हो गया, और एक हमारा कौन सा है, कौन कौन से हैं, डीएलएफ। तो डीएलएफ में बेसिकली और विशाल मेगा मार्ट में, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों तो मॉल ही है पैसे का। तो क्या हो गया कस्टमर सेगमेंट, कि हमारा कस्टमर सेगमेंट के हिसाब से क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। जो भी हमारा क्या होगा डिसीजन होगा वो क्या होगा, कस्टमर के बेसिस पे होगा कि कहाँ पे कितना कैपेबल है कस्टमर्स। तो जहाँ पे जितना ज्यादा कैपेबल होता है उसके बेसिस पे क्या रहते हैं, स्टोर्स रहते हैं। तो कस्टमर सेगमेंटेशन। एसोसिएशन में क्या होता है, जो भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो जिसको बोलते हैं मार्केट बास्केट एनालिसिस। जैसे आपने एक प्रोडक्ट कोई बाय किया है तो उसके बेस पे क्या करेगा, रिकमेंड करेगा दूसरा प्रोडक्ट, है ना। क्या अगर आप लैपटॉप बाय कर रहे हो तो माउस भी बाय कर लो, कीबोर्ड भी बाय कर लो, आपको इसमें रेट कम लगा देंगे, होता है। तो वो क्या होता है, मार्केट बास्केट, मतलब एक बास्केट में कितनी चीजें एक दूसरे से क्या कनेक्टेड हो सकती है। तो ये होता है हमारा अनसुपरवाइज में। सेमी सुपरवाइज में क्या होगा कि हमारे पास कुछ ऐसा डेटा होगा, कुछ लेबल होगा, कुछ अनलेबल होगा। तो अब पहला तरीका होगा क्या करोगे, या तो उसको सारे को एक लेवल में लेके आओ, या तो फिर सबको अनलेबल कर दो। अगर सबको लेवल में लेके आओगे तो क्लासिफिकेशंस या फिर रिग्रेशन प्रॉब्लम बन जाएगा। अगर क्या करोगे, सबको अनलेबल में आके लेके आओगे तो क्या बन जाएगा, क्लस्टर बन जाएगा। तो ये क्या करते हैं, सेमी को या तो अनसुपरवाइज में कन्वर्ट करते हैं या सुपरवाइज में। देन हमारे पास रीइंफोर्समेंट हमने बताया, इसमें क्या होता है कि आपके इन्वायरमेंट के बेस में होता है। जो भी इन्वायरमेंट में चीजें होंगी वो उसी को सीखेगा और उसके बेस पे क्या करेगा, रिएक्ट करेगा।
तो जो भी हमारा ड्राइवरलेस कार होता है उसका एनवायरनमेंट क्या है, बहुत बड़ा है ना। तो अगर वो अमेरिकन रोड्स के लिए बना है तो वो इंडियन मार्केट में नहीं चल सकता। तो ये क्या होता है, रीइंफोर्समेंट में जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं या फिर जो भी मशीन्स बनती हैं वो जिस इन्वायरमेंट के लिए बनेगी उसी में काम करेगा, दूसरे इन्वायरमेंट में कभी भी काम नहीं करेगा। समझे, अगर काम भी करेगा तो क्या देगा, आंसर गलत देगा। अगर उसको इंडियन मार्केट में उतार देंगे तो ड्राइवरलेस कार को तो क्या होगा, बाहर में। ड्राइवर चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन है इसमें एल्गोरिदम्स। क्या आप बेसिकली क्या करते हो, कैटेगरिकल, क्वांटिटी और ग्रुप के बेस पे। सर ये शेयर कर देना। ये क्या है आपके पास, क्लासिफिकेशंस, रिग्रेशंस। जब आप क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करते हो कि मान लो हमारे पास एक नया डेटा आया, मान लो ये स्टार है, ये नया डेटा आया, तो क्लासिफिकेशन में क्या होगा, या तो ये रेड वाले ग्रुप में आएगा या तो फिर ब्लू वाले में आएगा। तो ये हमारा मान लो कि हमारा क्या है, डॉग का इमेज है, ये हमारा क्या है, कैट का है। तो दोनों में से किस में आ रहा है, तो इसमें चला जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं कि ये हमारा क्या है, डॉग है। तो इसी तरीके से हमारा क्या होता है, इमेज बेस्ड। रिग्रेशंस में क्या होता है कि आप वैल्यू प्रेडिक्ट करते हो कि जो हमारा वैल्यूज है कहाँ पे है, तो ये वैल्यूज यहाँ पे है, तो आपका वैल्यूज प्रेडिक्ट होकर इसी लाइन पे कहीं ना कहीं आएगा, जिसको हम लोग रिग्रेशंस बोलेंगे। क्लस्टर्स में क्या होगा कि आपका अलग अलग ग्रुप बना देगा, एंड देन जो भी नया डेटा आएगा किस ग्रुप में आ रहा है वो डिफाइन कर देंगे। कि आपने एक नया डेटा इनपुट दिया तो बेसिकली किस डेटा में आ रहा है, ग्रीन वाले में आ रहा है, ब्लू वाले में और रेड वाले में। अगर ग्रीन वाले में आया तो क्या करेगा, ग्रीन वाले एटम से ही रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वही रिकमेंड करेगा आपको। एंड रीइंफोर्समेंट पे आता है एक पूरा इन्वायरमेंट, देन इन्वायरमेंट के बेस पे स्टेट होता है मतलब एक्शन, देन आपके पास क्या था, मॉडल एजेंट जो क्या करेगा सारी चीजें, देन एक्शन प्रोवाइड करेगा। और जैसे इन्वायरमेंट में उसका क्या होगा, कुछ ना कुछ सजेशन आएगा तो वो फीडबैक देगा, देन अगेन फीडबैक देगा मॉडल को, एंड मॉडल क्या करेगा, फिर से एक्शन लेगा कुछ। तो ये क्या होता है, रिपीट चलते रहता है। और हम लोग इसमें कौन कौन सी चीजें देखेंगे, दो देखेंगे, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज। इसका यूज केस आप देखोगे तो हर एक फील्ड में है। इसमें क्या है कि कुछ एग्जांपल्स हैं, इसमें से कौन कौन सा एग्जांपल जो आपको पता है। रिकमेंडेशन सिस्टम आप यूज करते हो, देन टारगेटेड मार्केटिंग, हाँ बस यही बता रहे हैं, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में होगा। टारगेटेड मार्केटिंग में क्या होता है, स्पेसिफिक, क्या आप क्या करते हो, स्पेसिफिक चीजें क्या करते हो, एड रन होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, तो उसमें टारगेटेड होता है कि अगर टीनेजर है तो उसको टीनेजर के ही कंटेंट दिखेंगे, अगर वो एडल्ट है तो एडल्ट वाले ही कंटेंट दिखेंगे। इसी तरीके से वो सीनियर है तो सीनियर वाले कंटेंट के बेस पे क्या करेंगे, अपना मार्केट पिच करेंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये क्या अलग अलग यूज केस है, अलग अलग क्या है किसका, अलग अलग एल्गोरिदम्स का, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट का। तो रीइंफोर्समेंट का ज्यादातर यूज होता है नई चीजें जनरेट करने के लिए। हम लोग रीइंफोर्समेंट नहीं पढ़ेंगे, नहीं, वो बस बेसिक ओवरव्यू हमने बता दिया। सुपरवाइज में ये पूरा क्या डिटेल्स में लिखा हुआ है कि सुपरवाइज क्या होता है, लेबल डेटा होता है, उसमें आपके पास टारगेटेड डेटा पहले से करेक्टेड डेटा दिए हुए रहते हैं, आप उसमें क्या करते हो, आंसर मैच करते हो और उसके बेस पे पैटर्न निकलता है। अनसुपरवाइज में क्या होता है कि आपको टारगेट वैल्यूज नहीं रहते हैं, अनलेबल डेटा रहता है, उसके बेस पे सारी चीजें करते हो। सेमी सुपरवाइज में क्या आता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो आप क्या करते हो, इसको कन्वर्ट करते हो या तो सुपरवाइज में या तो फिर अनसुपरवाइज में। देन इसके स्टेप्स होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे। ये हमारा क्या है, कुछ वैल्यूज कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब मैं आपसे एआई मतलब आगे जॉब नहीं खा रहा आने वाले टाइम पे लोग एआई डिसएडवांटेज। जॉब उसी का खाएगा जो एक पैटर्न पे बेस, मतलब एक क्या चल रहा है, रोबोट की तरह। अगर तुम रोबोट की तरह ही काम कर रहे हो रोज, तो वही रोबोट काम करेगा तो क्या दिक्कत है। तो आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क होगा, वही आपके लिए रहेगा। आने वाले टाइम में स्किलफुल ही काम रहेंगे। ऐसे तो एम्प्लॉयमेंट ही खत्म हो जाएगा ये रोबोट थोड़ा बहुत खत्म हो जाएगा, ट्विटर वो खत्म हो जाएगा। अब मान लो ये देखो, वेटर। आप सिंपल समझो, पहले आप कैसे करते थे, फार्मिंग हल से करते थे, लेकिन अब ट्रैक्टर आ गया तो हल को क्यों क्या क्या किया, हटा दिया। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट हुए, जहाँ पे 10 बंदे हल चला रहे थे अब एक बंदा क्या कहता है, टाइम बच रहा है, अब 2 घंटे में ही पूरा काम कर दे रहे हो। फिर दूसरे खेल चला, वहां पे भी 2 घंटे में पूरा काम कर दिया। तो जहाँ 10 लोग काम कर रहे थे अब 2 लोग काम करेंगे, क्योंकि वो क्या है, उनको ट्रैक्टर चलाना आता है। अगर आपको हल चलाना ही सिर्फ आता है तो आप फिर क्या कर सकते हो, आपकी ऐसे इनकम लो हो जाएगी, और दूसरा कि आप उतना एफिशिएंट नहीं रहोगे। उसी की जगह रोबोट हुए तो फिर तो ट्रैक्टर के बाद अब हमारे पास क्या आता है, हार्वेस्टिंग मशीन्स, कि जितना बड़ा खेत होगा उसके बाद। तो आप में इसमें क्या होगा, स्किल, स्किल आपको इंप्रूव करना होगा। अगर आप स्किलफुल हो तो क्या कर सकते हो, चीजें आप जॉब चलेगी, जॉब का नया मार्केट आते ही रहेगा। उसी की जगह सर अगर रोबोट हो तो रोबोट करे सर, तो आपकी फिर क्लास तो हो गई खत्म ही होगा ना। है? रोबोट हुए तो फिर तो एम्प्लॉयमेंट खत्म ही हो जाएगा ना। नहीं
आप बताओ रोबोट के पास सेंटिमेंट होता है? सेंटीमीटर सेंटी